बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सेशन। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। मैं समझता हूँ कि दो बुक्स हमारे लिए बहुत अहम हैं। एक हमारी फेथ की बुक है, पहले हम मुसलमान हैं, कुरान पाक। और दूसरी बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी एक सिविल लाइफ है, सिविक लाइफ है या पब्लिक लाइफ है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आपके लिए जब भी आपने कोई प्रेपरेशन करनी है कम्पिटिटिव एग्जाम्स की या एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर पढ़ना चाहिए। उसके पहले टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए। उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के साथ वो क्या है। इससे पहले 2-3 मिनट के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग जनरली। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी इदारे के लिए, किसी भी तंजीम के लिए बहुत अहम होता है। सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके मुताबिक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी फंक्शंस परफॉर्म करती है। जब हम रियासत की बात करते हैं, रियासत भी एक तंजीम है। रियासत सबसे बड़ी तंजीम होती है किसी भी मुआशरे में। उसके बाद दूसरी तंजीमें हैं, उसमें हम समाजी तंजीमें भी कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी तंजीम जो है किसी भी मुआशरे की, वो रियासत है। अगर आप पाकिस्तानी मुआशरे की बात करें तो उसकी सबसे बड़ी तंजीम रियासत है, और रियासत के साथ हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो एक हमारा समाजी मुआहदा है रियासत के बारे में, जिसके जब हम रियासत के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम अपनी सर्टन लिबर्टीज जो हैं, अपने सर्टन राइट्स जो हैं, वो फोरगो कर देते हैं इन द फेवर ऑफ स्टेट। रियासत जो है वो सॉवरेनिटी, उसका एक प्राइमरी फीचर है। वो सॉवरेनिटी की बुनियाद पे जो एक मुआहदा होता है उसको इम्प्लीमेंट करती है समाज के अंदर, ताकि रियासत का कारोबार चल सके। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में आप जानते होंगे। पाकिस्तान 1947 में बना। 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क बनते में इतनी देर लगी, उसके बारे में आप जानते होंगे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इट टुक अस एटलीस्ट 9 इयर्स। हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर बाद में 1962, फिर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन। हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये दुनिया के चंद अच्छे कॉन्स्टिट्यूशंस में एक है। इससे पहले मैंने अपना एक आर्टिकल शेयर किया था कि हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के थीम्स क्या हैं। जो सबसे पहला थीम है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पाकिस्तान एक फेडरेशन है। आप सब जानते हैं कि फेडरेशन क्या है। फेडरेशन में जो पावर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट और जो फेडरल यूनिट्स होते हैं उनके दरमियान तकसीम होती हैं। अनलाइक यूनिटरी स्टेट, जहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है और जो यूनिट्स होते हैं वो नहीं होते। तो पाकिस्तान के फेडरलिज्म को लेके बहुत बहस हुई है पाकिस्तान में। जो फेडरलिस्ट हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान 1947 में फेडरेशन नहीं बना था, पाकिस्तान सदियों से फेडरेशन है। इसमें अगर आप देखें केपीके के जो एरियाज हैं, जो पश्तूनिस्तान है, अगर आप इसको और डीप लेके जाएं, जिसमें अफगानिस्तान के एरियाज भी हैं, दूसरे एरियाज भी हैं, ये 500-600 साल से ऑटोनोमस रहे हैं। फिर आप सिंध की सिविलाइजेशन की बात करें, पंजाब की बात करें, बलूचिस्तान के एरियाज की बात करें, तो ये एक फेडरेशन के तौर पे या एक कन्फेडरेशन के तौर पे सदियों से रहते रहे। 1947 में एक हमारा मुआहदा हुआ था कि ये तमाम जो ऑटोनोमस एरियाज थे उस वक्त ब्रिटिश दौर के अंदर, ये आपस में मिलकर एक फेडरेशन बनाएंगे, जाहिर है जिसमें बांग्लादेश, बंगाल भी शामिल था। अगर आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसका जो सबसे फंडामेंटल थीम है फेडरलिज्म है। इसलिए एज ए स्टूडेंट आपको फेडरलिज्म का लाजमी पता होना चाहिए। आपके इंग्लिश एसेस के अंदर, आपके पाकिस्तान फेस के अंदर, आपकी बहुत से जो आपके थीसिस होंगे, उसमें फेडरलिज्म का जिक्र होगा। जब भी आपने पाकिस्तान को रिफॉर्म करना है, पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करना है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इशूज की बात करनी है, तो आपको ये जहन में होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक फेडरल स्टेट है। पाकिस्तान यूनिटरी स्टेट नहीं है। आगे फिर मैं थोड़ी देर बाद जाके डिटेल में बात करूंगा कि जो तीनों पार्ट्स ऑफ फेडरलिज्म है, जिसमें लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म है, फिर फिस्कल फेडरलिज्म है, और फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म है, वो पाकिस्तान में कैसे बात। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा मेन थीम है वो पार्लिमानी गवर्नेंस है। अब आपको पता है कि दुनिया में मुख्तलिफ जो है ना फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस हैं। उसमें अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में देर आर टू पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस। एक
आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, और एक पार्लिमानी जो निज़ाम हुकूमत है वो है, जो दोनों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को जाहिर करते हैं। ज़ाहिर है इसके अलावा भी बहुत से फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस हैं, जिसमें अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, हाइब्रिड रिजीम्स हैं, इसमें फिर किंगशिप है, कम्युनिस्ट रिजीम्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है अथॉरिटेरियन रिजीम्स है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटेरियन रिजीम्स देखें, अगर आपने ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटेरियनिज्म क्या होता है। फिर आप चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन देख लें। इस लिहाज से मुख्तलिफ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, उसका फंडामेंटल रीजन ये है कि पाकिस्तान ने इनहेरिट किया है पूरा एक निज़ाम बरतानिया से। अब उसको एक हमने अमेलगामेट किया, फिर फंडामेंटल राइट्स लेके आए, फिर उसमें इस्लामिक प्रोविजंस आई। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पाकिस्तान इज अ फेडरेशन। पाकिस्तान के फेडरलिज्म के ऊपर आपकी बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि फेडरलिज्म क्या है, उसकी फॉर्म्स क्या है, और पाकिस्तान के फेडरलिज्म के इश्यूज क्या है। थोड़ा सा मैं इसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। जब पाकिस्तान कायम हुआ 1947 में, उसकी बेस 1940 की वो रेजोल्यूशन थी जिसमें फेडरलिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा बहस हुई थी। तो पहले जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुई थी उसमें वन ऑफ द फंडामेंटल पार्ट ये था कि पाकिस्तान शैल बी अ फेडरेशन एंड प्रोविंसेस शैल बी ऑटोनोमस। लेकिन पाकिस्तान के शुरू होते ही पाकिस्तान में दो स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो सामने आए। एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि पाकिस्तान को फेडरेशन के तौर पे चलाया जाएगा, और एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि पाकिस्तान को सेंट्रलाइज्ड या वहदानी तर्ज हुकूमत पे चलाया जाएगा। और वो जो लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी तक है। एक सोच ये कहती है, जो अथॉरिटेरियन सोच है, कि पाकिस्तान को आप एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस के तहत चलाएं। अब जो दूसरी सोच ये है कि पाकिस्तान को एक फेडरलिस्टिक आप अप्रोच के साथ चलाएं। अच्छा, अब जो दूसरी चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज जब हम बात कर रहे थे, दूसरे थिंग भी पार्लिमानी गवर्नेंस। आपको पता होना चाहिए कि एक गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो देर आर थ्री पिलर्स ऑफ अ गवर्नमेंट। सबसे पहले लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने क्या करना है? लेजिस्लेचर ने लेजिस्लेट करना है। उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किसने करना है? एग्जेक्टिव ने। आपको यह भी पता होगा कि एग्जेक्टिव के दो पार्ट्स हैं। पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, जिसे हम इलेक्टेड एग्जेक्टिव भी कहते हैं, और ब्यूरोक्रेटिक एग्जेक्टिव, जिसने जो लेजिस्लेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जो एग्जेक्टिव है उसको प्रोड्यूस लेजिस्लेचर करेगा। इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो आपकी एग्जेक्टिव है वो लेजिस्लेचर से डिराइव हो। पाकिस्तान की एग्जांपल लें, अभी इलेक्शंस हुए हैं, आपने अपने लेजिस्लेटर्स मुंतखब किए हैं, पता नहीं आपने किए भी हैं कि नहीं, बहरहाल मुंतखब हो गए, आपके सामने आ गए हैं। अब जैसे ही लेजिस्लेटर्स सारे मुंतखब हुए हैं, तो जो हाउसेज हैं उन्होंने अपने पॉलिटिकल एग्जेक्टिव को लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब किए हैं। पंजाब में जैसे हुआ है, चारों प्रोविंस में हुआ है, फिर फेडरेशन में हुआ है। तो लेजिस्लेचर ने एग्जेक्टिव प्रोड्यूस किया है, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। जाहिर है जो फिर मेंबर ऑफ कैबिनेट होगा, या जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव का दूसरा मेंबर होगा, उसके लिए भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होना जरूरी है। ये भी आप देखते हैं कि जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होते वो एडवाइजर या दूसरे पदों पे आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जी पहला थीम हमारा फेडरलिज्म है, दूसरा पार्लियामानी गवर्नेंस है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो पार्लियामानी गवर्नेंस की सारी तरकीब आ जाएगी कि जो हमारी पार्लियामेंट है बाई कैमरल है, उसमें नेशनल असेंबली की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर सेनेट की क्या है, फिर नेशनल असेंबली की पावर्स क्या है, सेनेट की पावर्स क्या है, और फिर उसमें प्रेसिडेंशियल सेनेट क्या है। ये एक फेडरल अरेंजमेंट है। सूबों में आपको पता है कि सूबाई असेंबलियां हैं, और फिर गवर्नर उसके साथ हैं। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, फिर फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा बड़ा थीम है। फंडामेंटल राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता है कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के टाइम में आया था। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब 1960s में, जो अयूब खान साहब की कैबिनेट थी, उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे। और जो यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स पे काम किया था, उसमें जितना भी काम हुआ उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का बड़ा रोल था। तो फिर जो यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर है फंडामेंटल राइट्स का, अगर आप उसको पढ़ें जो 1966 में आया, और जो पाकिस्तान में 1973 के फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें बहुत सारी मुमासलत पाई जाती है। ये बेसिकली आइडिया जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने उधर से ही लिया था। इसलिए पाकिस्तान के आइन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत मजबूत हैं, और वो तमाम हमारी जो इनफरादी और इज्तमाही
सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, जो सिविक लाइफ है, उसको रेगुलेट करते हैं। तीन थीम्स हो गया जी। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बहुत लिखा गया है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जहां पे एक फंडामेंटल राइट की आपको सपोर्ट है तो उसके साथ सब्जेक्ट टू लॉ लिखा है। मसलन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू लॉ। आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ है। ये थोड़ी सी तरतीब आपको पता होना चाहिए कि लॉ की तरतीब क्या है। जो सबसे सुपीरियर लॉ है, जो लॉ की हिरार्की में सबसे ऊपर है, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो दूसरे नंबर पे है उसे लेजिस्लेटिव लॉ कहते हैं, जैसे लेजिस्लेशन होती है, चाहे वो पार्लियामेंट करे या सूबाई असेंबली करे। उसके बाद तीसरी टाइप ऑफ लेजिस्लेशन जो है, दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये वो लेजिस्लेशन है जो एग्जेक्टिव को दे दी जाती है और वो फिर जो पॉलिसीज हैं या जो समरीज हैं या जो दूसरे एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं उनको लेजिस्लेशन से ड्राइव करके एक लॉफुल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का लेजिस्लेशन के होना के साथ मुमासलत रखना जरूरी है। और फिर जो हमारी लेजिस्लेशन है उसका किसके साथ मुमासलत बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की। अगर आप आर्टिकल 8 पढ़ें फंडामेंटल राइट्स का तो उसमें ये तहरीर है कि पाकिस्तान में कोई लॉ भी ऐसा नहीं बनेगा जो कि फंडामेंटल राइट से मुताबिकत नहीं रखेगा। अगर आप फ्रीडम ऑफ असेंबली देखें, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देखें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देखें, राइट टू फेयर ट्रायल देखें, या इसके अलावा जितने भी दूसरे हैं हमारे प्रोटेक्शंस हैं या राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स की जो आर्टिकल 8 से 28 तक हैं, उनके उनसे मुतजाद कोई लॉ नहीं बन सकता। ना लेजिस्लेशन हो सकती है, ना ही कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो सकती है। ये तीसरा थीम हो गया जी। पहला थीम फेडरलिज्म, दूसरा पार्लिमानी गवर्नेंस, और जो तीसरा थीम है वो फंडामेंटल राइट्स का है। अब जो चौथा थीम जो है वो जाहिर है एक हम आंगी होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो मुकन्ना है और उससे निकली जो एग्जेक्टिव है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म में एग्जेक्टिव को बराह रास्त डायरेक्ट इलेक्ट होती है। जो एग्जेक्टिव है और जो जुडिशरी है उसका आपस में बैलेंस ऑफ पावर कैसे किया जाएगा, चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे रखे जाएंगे। जो बारदानी हुकूमतें होती हैं, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में यूनिटरी गवर्नमेंट्स कहते हैं, वहाँ पे अमूमन जो पार्लियामेंट होती है वो सुप्रीम होती है। पार्लियामेंट वैसे क्योंकि उसने ही एग्जेक्टिव और जुडिशरी को पैदा करना है, तो बुनियादी तौर पे लॉ मेकिंग है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो उसी की होगी। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है पार्लियामेंट। अगर बरतानिया को देखें तो बरतानिया की जो जुडिशरी है वो इतनी पावरफुल नहीं है। तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो पार्लियामेंट के पास जाता है, लेजिस्लेचर के पास जाता है, और जाना भी चाहिए क्योंकि अवाम की विल को वो रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो फेडरेशन होती हैं, फेडरेशन में जरा मुश्किलात इसलिए होती हैं कि एक मुश्किल तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो फेडरल यूनिट्स होते हैं वो रियासत को बनाते हैं, स्टेट को बनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेट क्या है तो स्टेट तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। और स्टेट को डिफाइन भी इस तरीके से किया गया, उसमें चारों सूबे हैं और वो जो दूसरे इलाके हैं जो पाकिस्तान फेडरेशन में शामिल हैं। तो ये उस लिहाज से बहुत अहम है आपको, आपके लिए अंडरस्टैंड करना कि रियासत कैसे फंक्शन करेगी। अच्छा, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इशू है, मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, तो दो तीन जगह पे हमारी डिस्कशन भी हुई थी, लेक्चर भी मेरे हुए थे कि पाकिस्तान में जो जुडिशियल ओवरसाइट है वो बहुत ज्यादा है। मैंने उसको जरा लफ्ज यूज किया है जुडिशियल ओवरसाइट का। जाहिर है फेडरेशन में आपके पास आप जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू देते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो रियासत के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेव करती है, और जो सूबे हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं, सूबों को एश्योरेंसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीम कोर्ट से या सुपीरियर कोर्ट से मिलती हैं। जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जुडिशियल रिव्यू का भी आपको पता होगा कि जो भी लेजिस्लेशन होगी या जो भी एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन होगी या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगी, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट या इवन हाई कोर्ट टू दैट एक्सटेंट उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती हैं। इस सिलसिले में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने आर्टिकल 199 और जो आर्टिकल 184(3) है ये पढ़ना है।
अगर आप आर्टिकल 199 पढ़ेंगे तो इसमें जो हाई कोर्ट्स की फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने की या कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस लेने की सलाहियत है, वो आपको पता चलेगा। बल्कि 199 आर्टिकल इतना पावरफुल है, जिसकी 5 मशहूर रिट्स भी हैं, कि कोई भी एग्जेक्टिव काम करे वो एक जुडिशियल ओवरसाइट में लेगा। जो भी नोटिफिकेशन किसी भी डिपार्टमेंट का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर अगर होगा, तो वो आप अदालत में उसको चैलेंज कर सकते हैं, और जो हमारी जुडिशरी है उसके ऊपर डिसीजन ले सकती है। तो एग्जेक्टिव ओवरव्यू भी है हमारी जुडिशरी के पास, और जो हमारी जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू भी रखती है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो फिर बैलेंस ऑफ पावर है, फिर वो कोर्ट्स के पास चला गया। प्राइमरीली आपकी लेजिस्लेशन भी स्ट्राइक ऑफ हो सकती है, आपके इंतजामी फैसले भी स्ट्राइक ऑफ हो सकते हैं। तो इसके अलावा एक जुडिशियल एक्टिविज्म भी है। जुडिशरी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रोच करती है, एलिगेशंस है उनके ऊपर, एग्जेक्टिव के ऊपर तो वो करती ही करती है, बल्कि मुकर्रना की हद तक भी एक जुडिशरी की जो है इंक्रोचमेंट हो गई है। तो फेडरलिज्म हो गया जी, दूसरा पार्लियामेंट्री पार्लिमानी गवर्नेंस हो गया, और जो तीसरी चीज है वो फंडामेंटल राइट्स हो गया, और चौथा जो है लेजिस्लेचर, हमारी जो जुडिशरी है और जो हमारी एग्जेक्टिव है, इनके दरमियान ताल्लुकात वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इतने वाजे नहीं है। चेक्स एंड बैलेंसेस लेके आने की जरूरत है। एट एट द एंड जो विल ऑफ द पीपल है, दैट मस्ट बी रेन सुप्रीम, और जो पार्लियामेंट है, जो लॉ मेकिंग है, वो सबसे ज्यादा सुप्रीम होनी चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो चौथा बड़ा थीम है, जो पांचवा, मैं उसे थीम तो नहीं कहता, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस्लामिक प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि कोई भी लॉ जो है वो इस्लामिक जो लॉज हैं उससे मुतसादम नहीं हो सकता। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रिलीजन को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, आपकी जो एक सिविक लाइफ है या जो आपकी एक पब्लिक लाइफ है। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, और जो स्टेट रिलीजन है वो इस्लाम ही होना चाहिए, और इस्लाम ही है। तो इस्लाम के जो इंजेक्शंस हैं उनके मुताबिक लाइफ गुजरनी चाहिए, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक थीम है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के साथ, जिसे हम आइन कहते हैं, वो बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस कायम करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बनाता है। जैसे अगर पार्लियामानी गवर्नेंस में आप देख लें, वजीर आजम का ऑफिस कैसे बनेगा, स्पीकर का ऑफिस कैसे बनेगा, फिर प्रेसिडेंट का ऑफिस कैसे बनेगा, गवर्नर का ऑफिस कैसे बनेगा, ऑडिटर जनरल का ऑफिस कैसे बनेगा। अगर आप आर्टिकल 240 से 245 देखें, जिसमें सर्विसेज के बारे में डिस्कशन की जाती है, तो हमारे ये जितने भी ऑफिस हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या जो दूसरे हैं, उनको उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस डिक्लेयर नहीं किया गया, और ये डिस्क्रेशन है पार्लियामान की, लेजिस्लेचर की, कि वो अपने ऑफिस किस तरीके से खड़े करते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा रिव्यू था। अगर आप में कोई कंट्रीब्यूट इसके ऊपर करना चाहे, मैं थोड़ा सा इसमें ये भी जिक्र करूंगा कि मैंने थोड़ा सा इसको कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है। 280 आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के, और मैंने हर आर्टिकल के ऊपर एक ओवरव्यू लिखा है, कुछ जजमेंट्स लेके। एज ए स्टूडेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही जरूर बहुत इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपका जो नॉलेज की फाउंडेशन है वो काफी बढ़ेगी, क्योंकि आपने जाहिर है उसको उस तरीके से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है। तो आपका उसको एविडेंस भी लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं बहुत अच्छी हैं, वो पढ़नी चाहिए स्टूडेंट्स को। उससे आपका जो लॉ का डिक्शन है वो बहुत इंप्रूव होगा, आपकी पैराग्राफ राइटिंग भी अच्छी होगी। पाकिस्तान में अच्छी जजमेंट्स नहीं लिखी जा रही पिछले 15-20 साल से, लेकिन कुछ जजमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी लिखी लिखी जाती हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के थीम्स हो गए। पाकिस्तान में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में क्या मुश्किलात आती हैं, या पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता।
अच्छा, ऑन अ ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान के 280 कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल्स हैं, तो शायद कोई ही ऐसा आर्टिकल हो जिस पे अमलदारी हो रही हो। बल्कि बड़ा सख्त कंपटीशन है कि पाकिस्तान में किस आर्टिकल की सबसे ज्यादा वायलेशन होती है। अगर आप आर्टिकल 1 से शुरू करेंगे, द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, मेरा पाकिस्तान जिसमें फेडरेशन डिक्लेयर की गई है। पाकिस्तान का अगर आप नाम देखें तो आर्टिकल 1 में नाम आता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि ये इस्लामिक फेडरल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो ना ये इस्लामिक है, ना ये फेडरल है, और ना ये रिपब्लिक है। तो इससे आगे आप बढ़ते हैं, फिर लॉ की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात है। सिटीजन्स को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ या रियासत डिक्लेयर करेगी। फिर आप फंडामेंटल राइट्स में जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किस तरीके से करते हैं। मैं थोड़ी सी फंडामेंटल राइट्स की अब बात करूंगा। फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स के बारे में आगाही बहुत जरूरी है, और हमें पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। अगर आप आर्टिकल 8 देखें, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इंटेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम लॉ के आर्टिकल 8 के मुताबिक कोई भी लॉ जो डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होगा, उसे नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा। तो ये हमें मतलब दिस दिस इज गोइंग टू टेल टू द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के वाई फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पोर्टेंट। और हम ऐसे पाकिस्तान में रह रहे हैं जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के सीरियस इश्यूज हैं। एक एक फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन। वैसे भी रियासत के जो 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन है। अ, आप देखते होंगे हमारी सिक्योरिटी के सीरियस इश्यूज हैं। पाकिस्तान के दो चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान में जो हमारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं वो रियासत की जानिब से भी होती हैं और सोसाइटी की जानिब से भी होती हैं। दुनिया के मुआशरे, जो दुनिया की दूसरी मुआशरे हैं, उसमें जो सोशल राइट्स हैं, आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो दूसरे राइट्स हैं, उनकी जो वायलेशंस है अमूमन, या उनका जो बड़ा चंक है वो सोसाइटी की जानिब से होता है, रियासत की जानिब से नहीं होता। बट वी लिव इन अ पाकिस्तान जहाँ पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको सोशल चैलेंजेस भी हैं, और उनको जो आपके स्टेट के चैलेंजेस हैं वो भी हैं। अगर आप आर्टिकल 10 देखें, सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, सबसे ज्यादा दुनिया में इसके ऊपर काम हुआ है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसको कैसे क्रैक किया जाए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर भी हम एक लेक्चर रखेंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आपको पता होना चाहिए कि जितना एक रियासत के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फंक्शनल होगा, रियासत उतना ही ज्यादा जस्टिस डिलीवर करेगी। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे पहले क्या है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4-5 फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गन्स हैं। सबसे पहला उसका उसमें जो है वो पुलिस है। जैसे ही कोई क्राइम कमिट होता है तो सबसे पहले पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस उसको पकड़ेगी। 154 के जो चार्जेस हैं वो अराइज होंगे। पुलिस सबसे इंपॉर्टेंट है। पुलिस जब चालान 173 के तहत कंप्लीट करेगी तो फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो उसको अदालत में ट्रायल के लिए लेके जाएगी। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो प्रोसिक्यूशन का है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर उसको प्रोसिक्यूट कोर्ट में किया जाएगा। तीसरा जो उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो जुडिशरी है। जुडिशरी जो है उसको जो भी एविडेंस प्रेजेंटेबल होगा प्रोसिक्यूशन के जरिए, उसको अप्रिशिएट अच्छी तरीके से करवाएगी, पूरा ट्रायल करेगी, पूरा प्रोसेस करेगी, और उसके ऊपर जजमेंट आएगी। और अगर जजमेंट में अक्यूज को सजा मिलती है तो फिर वो ज़ाहिर है जेल में जाता है, जिसे हम करेक्शंस कहते हैं। कि जेल एक रिहेबिलिटेशन की प्लेस है जहाँ पे जो अ, हैं लोग वो करेक्ट होके आते हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 बुनियादी पार्ट हैं। अच्छा, अब ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन है, ट्रायल है और करेक्शन है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रोटेक्शन और सेफ गार्ड्स हैं। जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाए। अगर आप 10 कहेंगे तो राइट टू फेयर ट्रायल। आपके फंडामेंटल राइट्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो फेयर ट्रायल है। अल्लाह ना करे आपको प्रॉब्लम हो जाए, बाद में आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे। जैसे मैं जुडिशियल ऑफिसर भी रहा हूँ, सिविल सर्विसेज में भी हूँ, तो मैंने मैंने देखा है कि फेयर ट्रायल पाकिस्तान में भी, बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे पावरफुल लोग भी कहते हैं कि
अगर आप एक दफा पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आ जाएं तो आपको फेयर ट्रायल मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए भी पाकिस्तान की जब हम जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसकी जो प्राइमरी रिफॉर्म है वो पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको रिफॉर्म करना है। आगे हम चले जाएं, स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर, ये पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड है। इसके अलावा प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोस्पेक्ट पनिशमेंट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, और फिर जो इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, डिग्निटी ऑफ मैन पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज किया जाता है। चाहे आप सोसाइटी के अंदर मूव करें, अगर आप रियासती इदारों के अंदर करेंगे तो आप देखेंगे जो जो द प्राइमरी चैलेंज व्हाट वी हैव इन पाकिस्तान, वो हमारी डिग्निटी ऑफ मैन जो है, या जो हमारी एक डिग्निटी है एज ए ह्यूमन बीइंग, उसको रियासत जो है वो प्रोटेक्ट करने में पूरी तरह नाकाम हुई है। अगर हम जा रहे हो तो सामने पुलिस भी खड़ी हो तो हम रास्ता बदल लेते हैं क्योंकि वी फील स्केयर्ड। हम रियासती इदारों से ही स्केयर फील करते हैं। हम असिस्टेंट कमिश्नर्स के, डिप्टी कमिश्नर्स के, सेक्रेटेरिएट के ऑफिस में नहीं जाते। जो क्योंकि हमें ये होता है कि हमारी डिग्निटी जो है वो कंप्रोमाइज होगी, और ये कितने अफसोस की बात है कि जो हमारे रियासती इदारे हैं वो हमारी डिग्निटी को इतनी आसानी से कंप्रोमाइज करते हैं, और हमारे पास कोई कंपनसेशन, क्योंकि लॉज तो हैं लेकिन हम उसको कंपनसेट नहीं कर सकते। उसके आगे अगर हम देखें जी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हम जहाँ चाहें कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली है, आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है फ्रीडम ऑफ असेंबली का। एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हमें इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, ये फंडामेंटल राइट है कि अच्छा, फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर में मैं थोड़ा सा आपसे बता दूं कि पाकिस्तान के जो लॉज हैं ना, लॉज, ये बरतानवी निज़ाम के लॉज हैं। पाकिस्तान इससे पहले मैंने एक रिसर्च आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान को रिफॉर्म करने के लिए हमें लॉज को कोड और रीकोड करना होगा, हमें नए लॉज लाने होंगे, बल्कि पाकिस्तान की जो लेजिस्लेशन है वो हमें नए सिरे से लिखनी होगी जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थीम्स के मुताबिक। अब अगर आप देखें सेक्शन 154 है, एमपी ऑर्डर्स हैं, आपने बहुत सुना होगा कि डिप्टी कमिश्नर्स जो है होम डिपार्टमेंट की एडवाइस के ऊपर वो लगाते रहे पिछले एक दो साल में। जब बरतानिया था, बरतानिया का मकसद कुछ और था। बरतानिया जो लोकल इंडियंस थे उनको सब्जेक्ट के तौर पे लेते थे, शहरी के तौर पे नहीं लेते थे। जब पाकिस्तान में तो हम शहरी हैं, हमारे सर्टन राइट्स हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन फिर भी रियासत हमें ट्रीट करती है सब्जेक्ट्स के तौर पे, उन्हीं लॉज के ऊपर जो बरतानिया ने हमें सब्जेक्ट्स के तौर पे लिए थे। उनको चेंज करने की बहुत जरूरत है। जब बरतानिया में जब बरतानिया का निजाम था इधर, तो उन्हें सबसे बड़ा मसला जो था वो असेंबली से होता था, क्योंकि वो समझते थे कि अगर असेंबली होगी, प्रोटेस्ट होगा, तो उनकी जो कॉलोनियल ग्रिप है वो कमजोर होगी। और एस्टोनिशिंगली उन्होंने ऐसे लॉस बनाए, क्योंकि उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था वो डिप्टी कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर का अफसर भी था, बल्कि वो बादशाह था, वो मुकर्रना भी थी, एग्जेक्टिव भी थी और जुडिशरी भी थी। ही हैज ऑल दी पास। अच्छा, हम दोबारा बात करते हैं उन लॉज को। तो जो बरतानिया की एक एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइकी थी, उनका जो सबसे बड़ा खौफ था वो ये था कि असेंबली इकट्ठी ना हो, क्योंकि अगर असेंबली इकट्ठी होगी तो फिर प्रोटेस्ट होंगे, और प्रोटेस्ट होंगे तो उनकी कॉलोनियल ग्रिप कमजोर होगी। अगर उसमें भी अगर आप देखें, जो एक रिलीजन था या जो रिलीजियस की असेंबली थी, ये उन्होंने अलाउ की हुई थी, लेकिन जो सोशल पॉलिटिकल या दूसरी असेंबलीज थी उनके ऊपर सख्त रिस्ट्रिक्शन थी, वो अभी तक चलती आ रही है कि डिप्टी कमिश्नर जब चाहे सेक्शन 144 जो है वो अप्लाई कर दे, चार से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके अलावा जी आगे हम फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, आप जो मर्जी चाहें ये कर सकते हैं, इट इज योर फंडामेंटल राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर बहुत ज्यादा बात की जाती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो गेट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसके बारे में ये कहा जाता है इट इज द गेट वे टू अटेन ऑल अदर राइट्स। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके पाकिस्तान में सीरियस इश्यूज हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका फंडामेंटल इनहेरेंट राइट है, जो ना सिर्फ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि यूनाइटेड नेशंस और दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको कवर करती हैं। बल्कि आप देखें आजकल ट्विटर एक्स डाउन है, तो इट्स नॉट फंडामेंटल स्पीच एनी मोर इन पाकिस्तान। फिर अभी एक काजी फायजी साहब की एक जजमेंट आई है जिसके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा शोर हुआ है। तो उन्होंने रिलायंस लिया था आर्टिकल 20 पे, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, इनके ऊपर।
फिर जी आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर सेफ गार्ड्स हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर आपके सेफ गार्ड्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर हैं, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन रियासत इंश्योर करती है, फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, और जो प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट और कल्चर है, दैट इज द 28th फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट आपके आपको पढ़ना चाहिए, इनके ऊपर जो अच्छी स्टैंडिंग जजमेंट्स हैं वो भी आपको पढ़नी चाहिए। से आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसकी इवोल्यूशन है फंडामेंटल राइट्स की पूरे 2500 साल की। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम अब आगे बढ़े, जो नेक्स्ट चैप्टर है जी वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है। रियासत के कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत रियासत लेजिस्लेट करेगी, अपनी पॉलिसीज बनाएगी, जिसमें जाहिर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है। उसके अलावा प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है। अब देखिए, हम लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। ये हमारे एक इस्लामिक वे ऑफ लाइफ की जब आप बात करेंगे, तो अगर फर्ज करें आपको एक कैसे आ जाता है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, या इस्लामिक लाइफ के बारे में, या इस्लामिक कल्चरल पावर के बारे में, या वाई शुड इस्लाम बी द स्टेट रिलीजन इन पाकिस्तान। तो अगर इस आर्टिकल को आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो देन यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू राइट क्वालिटी आर्टिकल ऑन इट। इसके आगे हम चलते हैं। देखें अब, प्रमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये हमारी रियासत का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डेवोल्यूशन जो है उसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। अगर हम डेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखें पाकिस्तान के तनाजुर में, बड़ी मुख्तसर बात करूंगा कि पावर सेंट्रलाइज्ड नहीं होनी चाहिए। पावर इस्लामाबाद से सूबों को जानी चाहिए, और फिर सूबों से इस्लाम में जानी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट में। देर आर थ्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न। फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, और लोकल गवर्नमेंट्स है। लोकल गवर्नमेंट को आर्टिकल 140 के तहत मुकम्मल प्रोटेक्शन हासिल है। अच्छा, ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, ये इनहेरेंटली एक कोऑर्डिनेटिंग गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट हमेशा कोऑर्डिनेटिंग गवर्नमेंट होती है, जिनका प्राइमरीली ये ये काम होता है कि वो कोऑर्डिनेशन करती हैं अमंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। और उसका जो और उसका जो एक इंटरनेशनल, जो हमारी एक फेडरल गवर्नमेंट है, जाहिर है उसका एक इंटरनेशनल स्कोप है, उसका एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है। फेडरल गवर्नमेंट ज्यादा काम इंटरनेशनल करनी। अगर आपने समझना है ना कि फेडरल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, लोकल गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, तो आपको आर्टिकल का स्केड्यूल 4 जरूर पढ़ना चाहिए। इसी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो स्केड्यूल 4 जरूर पढ़ना चाहिए। वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के बारे में बात करता है, जहाँ पे फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 का जिक्र है। पार्ट 1 में 59 सब्जेक्ट्स हैं, पावर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की, और फिर जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसकी 18 पार्ट्स हैं। ये जो 59 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें प्राइमरली फॉरेन हमारे फॉरेन रिलेशंस हैं, हमारा डिफेंस है, टैक्स कलेक्शन है, ये जो दूसरी चीजें, इफ यू गो थ्रू दो 59 एंट्रीज, तो आपको पता चलेगा कि फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स क्या है। और अनफॉर्चुनेटली जो 59 पावर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट उनके ऊपर काम ही नहीं कर रही। वो 3 से 5 मिनिस्ट्रीज के ऊपर काम करती है, बाकी मिनिस्ट्रीज रिडंडेंट हैं। फिर सीसीआई भी पाकिस्तान में फंक्शनल नहीं है। पाकिस्तान की रियासत की नाकाम होने की बुनियादी वजह यह है कि जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स हैं, सीसीआई की पावर्स हैं, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर्स हैं, उसके उसके ऊपर ना लेजिस्लेट होती है, ना फिर उसको उस लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करने की हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस या हमने एग्जेक्टिव भी अभी तक डेवलप नहीं की। डेवोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की का एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि जो पावर्स हैं वो डिवॉल्व होंगी फेडरल कैपिटल से नीचे तक, जिसमें लोकल गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बहुत काम हुआ है। ये इट्स अ टॉपिक दैट रिलेट, जो पाकिस्तान के गवर्नर्स को भी रिलेट करता है। आपके क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकते हैं, एसएस भी आ सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट को आपने अच्छी तरह तैयार करना है। मैंने इसके ऊपर एक थीसिस लिखा है जो republicpolicy.com पे अवेलेबल है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस लोकल गवर्नमेंट को क्या चाहिए, जो इनेक्टमेंट होती है दैट इज द सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, और फिर जो इम्प्लीमेंटिंग के स्ट्रक्चर्स हैं लोकल गवर्नमेंट, उसको कैसे किया जा सकता है। आगे हम चलते हैं जी। उसमें जी है फिर के, जैसे आज 8 मार्च है, जिसमें जी फुल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन नेशनल लाइफ। विमेन के लिहाज से हमारा है कि आप कैसे आगे
विमेन को लेके चल सकते हैं, नेशनल लाइफ विमेन के बगैर वैसे भी इनकम्प्लीट, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है। इसका मतलब ये है कि हमें इसके ऊपर प्रॉपर लेजिस्लेशन करनी चाहिए और विमेन राइट्स और विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बकायदा काम करना चाहिए। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज है, ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है, वो बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसके ऊपर हमारी रियासत का निज़ाम खड़ा होना चाहिए। फिर सोशल जस्टिस है, इरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स है, प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल है, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन आर्म्ड फोर्सेस है, सेफ और स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस। तो ये तो दो चैप्टर ने बड़े इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स के और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज के। एक्चुअली इनको इन दोनों को मिला के ही पढ़ा जाता है कि ये वो रियासती असूल होंगे जिनके ऊपर हमारी लेजिस्लेशन, जिनके ऊपर हमारी गवर्नेंस का निज़ाम खड़ा होगा। इसके बाद जी हम बात करेंगे अब थोड़ी फेडरलिज्म के बारे में। फेडरलिज्म का आपको जैसे पता है कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान और फेडरल यूनिट्स के दरमियान। मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस में फेडरल गवर्नमेंट का नाम मुख्तलिफ है, फेडरल यूनिट्स का नाम मुख्तलिफ है। इफ यू टॉक पाकिस्तान स्पेसिफिकली, तो पाकिस्तान का जो एक फेडरलिज्म है उसमें सूबों, जो फेडरल यूनिट्स हैं उनको प्रोविंसेस कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की रियासत जब कायम हुई थी तो द फर्स्ट चैलेंज थ्रोन आउट टू द न्यू स्टेट वाज द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का पहला चैलेंज आया पाकिस्तान के। उस वक्त आपको पता है कि चार सूबे थे, बलूचिस्तान बाद में बना था, लेकिन अगर बलूचिस्तान को भी शामिल करें, देयर वर फाइव एक्सक्लूसिव प्रोविंशियल आइडेंटिटीज। तो हम उनको अच्छे तरीके से नहीं कर सके मैनेज, उसमें कल्चरली भी मैनेज नहीं कर सके, हम सोशली भी नहीं कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हमने उसके ऊपर। चूंकि मैं आपको एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि आप में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो सिविल सर्विसेज के होंगे, तो पाकिस्तान जब 1947 में हुआ, आपको पता होगा जो जो इंस्ट्रूमेंट था, जो लीगल इंस्ट्रूमेंट था, वो इंडिपेंडेंस एक्ट था 1947 का। उसके तहत ये पाकिस्तान की डोमिनियन और इंडियन डोमिनियन दे केम इनटू बीइंग। तो जो आईसीएस थी पहले, इंडियन सिविल सर्विस, वो जाहिर है नहीं रही। तो पाकिस्तान में जो आईसीएस ऑफिसर्स आए थे उनको रिहेबिलिटेट करना एक बहुत मसला था। पाकिस्तान ज़ाहिर कायम हो गया था। जो कॉलोनियल या ब्रिटिश उसे क्या कहते थे अरेंजमेंट थी सिविल सर्विसेज की, वो एक डिफरेंट थी। 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसने सेक्शन 10 जो था उसको डिलीट कर दिया था। वो जो सेक्शन 10 था किसका, सेक्शन 10 में जो 1935 का पहला इंटरम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके तहत जो सिविल सर्विसेज के आर्टिकल्स थे वो खत्म हो गए थे। तो उस वक्त सिविल सर्विसेज का वैक्यूम क्रिएट हो गया कि कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि जिसके तहत पाकिस्तान में नई सिविल सर्विसेज बनती। इंडिया ने तो काम किया कि 1951 में उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, पाकिस्तान का ना आया। तो व्हेन देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, तो फिर जाहिर है जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट ना हो तो किसी किस्म की लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, ना एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन हो सकती है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स खड़े हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के तो फिर उस वक्त भी दो बुनियादी तौर पे झगड़े चल रहे थे कि पाकिस्तान को सेंट्रलाइज चलाया जाए या पाकिस्तान को एक फेडरल तरीके से चलाया जाए। व्हेन वी टॉक के पाकिस्तान को सेंट्रलाइज चलाया जाए, तो उसमें जितने भी इंटरेस्ट है, जिसमें हमारी स्टैब्लिशमेंट है, आर्मी है, हमारी जुडिशरी है और हमारी ब्यूरोक्रेसी है फेडरल, उनका इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान को सेंट्रलाइज तरीके से चलाया जाए। इसके अलावा जो एक डेवोल्यूशन के हामी लोग हैं, फेडरलिस्ट हैं या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान को फेडरेशन के फेडरल फॉर्म से चलाया जाए और जो पावर्स हैं वो नीचे से ऊपर आनी चाहिए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो एक मुआहदा किया गया, एक मुआहदा करने की कोशिश की गई सारे सूबों के दरमियान कि हम मिल के एक सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान बनाते हैं। आपने नाम सुना होगा सीएसपी का, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट दैट, जो 1973 में फिर एबॉलिश कर दी थी जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तो एक एग्रीमेंट के लिए मुख्तलिफ प्रोविंसेस को लेटर्स लिखे गए, हत्ता कि उस वक्त भी आपको पता है कि पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिसका काम बुनियादी तौर पे ये था कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेट करना था। तो दो सूबों ने इतराज कर दिया उसके ऊपर, एक एनडब्ल्यूएफपी ने और जो दूसरा सूबा था वो बंगाल। बंगाल ने इतराज इसलिए किया कि ये जो मुआहदा आप कह रहे हैं, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन ऑफ प्रोविंशियल पोस्ट फॉर सेंट्रल सर्विसेज, अगर हम इसको करते हैं तो पाकिस्तान का फेडरलिज्म तबाह हो जाएगा।
इसको भी हम थोड़ा सा इस तरीके से बात कर सकते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर इस वक्त अगर आपने पाकिस्तान को कंट्रोल करना हो फ्रॉम सेंटर, तो आपने ये करना है कि चार चीफ सेक्रेटरीज लगाएं इस्लामाबाद से, चार आप आईजीज लगाएं और पाकिस्तान कंट्रोल हो जाएगा। फिर ना आपके मैंडेट की कोई फिक्र रहेगी, ना प्रोविंशियल असेंबली की कोई रेलेवेंस रहेगी, ना कोई प्रोविंशियल एग्जेक्टिव की रेलेवेंस रहेगी। यू हैव 8 पर्सन फ्रॉम द सेंटर, और वो फिर अपने ब्यूरोक्रेसी अपनी पुलिस को कंट्रोल करके करें। दिस वाज द मॉडल एक्चुअली जो ब्रिटिश ने रखा, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिकल एग्जेक्टिव नहीं थी। तो इनकार कर दिया बंगाल ने भी और एनडब्ल्यूएफपी ने भी उस वक्त, क्योंकि उसका नाम एनडब्ल्यूएफपी था। बाद में आपके लिए ये बात परेशानी का बायस नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए बड़ी ये बात परेशानी का बायस हुई। उसके बावजूद भी ये ऐलान कर दिया है कि मुआहदा हो गया है। मुआहदा अभी तक नहीं हुआ, ना ही वो सामने आया है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताऊं कि जो 1956 का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया है, उसका जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था जो कैबिनेट ने अप्रूव किया था, वो प्रिंट नहीं हुआ था। ये एक बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं। प्रिंट कुछ और हुआ था, छप कुछ और क्या था। तो ये अभी आप मायूस हो रहे होंगे पाकिस्तान के मौजूदा तनाजुर को लेके कि बहुत सारी फैब्रिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। ये अब से शुरू नहीं हुआ, ये हमने 1947 से शुरू किया है। लॉज वो अप्रूव कुछ और होता था, प्रिंट नोटिफाई कुछ और हो जाता था, पाकिस्तान प्रिंटिंग कारपोरेशन कुछ और करती रही। तो देर 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 हैव बीन सीरियस इश्यूज। तो कमिंग बैक, फेडरलिज्म के ऊपर फिर दूसरा इशू लैंग्वेज का है। जब जिन्ना साहब गए थे बांग्लादेश में, तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। फेडरलिज्म का इतना बड़ा इशू हुआ कि 1970 में इशू इतना बढ़ गया कि 1971 में पाकिस्तान जो है वो दो हिस्सों में चला गया। और अभी भी देखें कि पाकिस्तान में फेडरलिज्म के मसाइल हल नहीं हुए। अभी भी पाकिस्तान के जो सूबे हैं वो एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन ना होने पे नाराज हैं। पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान को क्योंकि फेडरलिज्म के जरिए नहीं चलाया गया, तो उससे पहले बहुत ही एक मुश्किल रही है। इसलिए पाकिस्तान की फेडरलिज्म जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी, पाकिस्तान मजबूत फेडरेशन नहीं होगा, गवर्नेंस भी मजबूत नहीं हो सकती। अगर आप पाकिस्तान के फेडरलिज्म की बात करें तो लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म है। 18th अमेंडमेंट ने ये किया कि पाकिस्तान का लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म उसने काफी बेहतर कर दिया, क्योंकि उससे पहले कंकरेंट लिस्ट थी। कंकरेंट लिस्ट जो थी उसमें सूबे और जो वफाक थे दोनों हुकूमतें लेजिस्लेट कर सकती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है सूबों की, वो सेपरेट होगी। अगर आप आर्टिकल 140 141 पढ़ें तो यू विल सी के जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, वो अलहदा होगी है। फर्ज करें फॉरेन अफेयर्स है, अगर उस पर लेजिस्लेशन करनी होगी तो कौन लेजिस्लेट करेगा? पार्लियामेंट करेगी। अब जो हेल्थ है, हेल्थ के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। फिर अगर आप स्केड्यूल 4 पे जाएंगे तो पार्ट 1 2 के अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो वहां पे नहीं लिखे गए, वो जिन्हें हम रेजिडरी सब्जेक्ट्स कहते हैं, बाद में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि उसे आप रेजिडरी जजमेंट्स रेजिडरी सब्जेक्ट्स नहीं कहेंगे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स कहेंगे। तो वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव फेडरलिज्म पाकिस्तान में हो गया। पिछले आप अगर 14 सालों में देखें तो मोस्ट ऑफ द लेजिस्लेशन प्रॉपर हुई है। फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी लेजिस्लेशन अप्रोप्रिएटली और कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट से करवाई है, और जो सूबे हैं उन्होंने अपनी पावर्स की लेजिस्लेशन जो है वो सूबों से करवाई है। दूसरा जो है वो फिस्कल फेडरलिज्म है, जाहिर है वो उसका भी एक है कि टैक्सेशन जो है वो कलेक्ट करेगी फेडरल गवर्नमेंट। कुछ टैक्सेशन प्रोविंसेस के पास भी हैं, और जो जब एक स्टेट का रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो वो फिर एक नेशनल कंसोलिडेटेड फंड के बाद वो फिर सूबों को प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड के जरिए चला जाएगा। और जो हमारा नेशनल फाइनेंस कमीशन है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एक इदारा है, वो एक सर्टन परसेंटेज के साथ जो मुआहदा होता है फेडरल गवर्नमेंट का और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, उनके साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो तीसरा पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म, वो पाकिस्तान में भी नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म के ऊपर हमने बहुत लिखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म से मुराद ये कह सकते हैं कि इसको मैं आसान एक एग्जांपल से करता हूँ, फिर आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट। कि हमने पार्लिमानी गवर्नेंस का पढ़ा है कि पार्लिमानी गवर्नेंस में एग्जेक्टिव को लेजिस्लेचर पैदा करता है और रेलेवेंट लेजिस्लेचर से वो पैदा होती है। अगर आप इस तरह देखें कि चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, अभी अभी उनको
इलेक्ट या सिलेक्ट आप बेहतर समझते हैं, जो भी हुए हैं, हमारा जो प्रोसेस हुआ है वो प्रोविंशियल असेंबली ने किया है। अगर चीफ मिनिस्टर को प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करती है तो फिर जो चीफ सेक्रेटरी है उसको भी प्रोविंशियल असेंबली को ही इलेक्ट करना चाहिए, या उधर से ही उसे ड्रॉ करना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट से आता है। इट मीन्स कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म के लिहाज से पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और पाकिस्तानी रियासत अभी भी यूनिटरी फॉर्म में एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रही है। क्योंकि जो आपकी परमानेंट एग्जेक्टिव है, मोस्ट ऑफ यू विल बी गोइंग इन ब्यूरोक्रेसी इंशाल्लाह, तो जो आपकी परमानेंट एग्जेक्टिव है उसने कंप्लीमेंट करना है पॉलिटिकल एग्जेक्टिव को। पॉलिटिकल एग्जेक्टिव लीड करती है, विच इज द चीफ मिनिस्टर दैट लीड्स द चीफ सेक्रेटरी और द सेक्रेटरीज, और इट इज द मिनिस्टर दैट लीड्स द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, और वो सेक्रेटरी को भी उसने ही लीड करना है, और वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है किसी भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री का। तो ये जो रेलेवेंस है बिटवीन पॉलिटिकल एग्जेक्टिव और ब्यूरोक्रेटिक एग्जेक्टिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दोनों एग्जेक्टिव ने एक ही लेजिस्लेचर से ड्राइव होना। पंजाब की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पंजाब असेंबली से ड्राइव होना है। फेडरल गवर्नमेंट की इस तरह जितनी भी एग्जेक्टिव की मशीनरी है, इधर पॉलिटिकल और एग्जेक्टिव, उसने पार्लियामेंट से ड्राइव होना है। एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म के पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज हैं। कमिंग कमिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की हम बात करते हैं। अब पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका मैं आपको एक केस लोकल गवर्नमेंट का बताता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आपने ऐसे लिखना है, जब जब भी आपने क्वेश्चंस करने हैं, तो आपने ये देखना है कि फर्स्ट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड, और आपने इसके बारे में सोचना है कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। फर्स्ट करें, आपको एक क्वेश्चन आता है कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में लिखें और रिकमेंडेशंस दें, तो द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल बी आस्किंग फ्रॉम योर सेल्फ कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है। फिर आपने ये देखना है कि क्या इसके ऊपर फिर लेजिस्लेशन हुई है, इसके ऊपर एग्जेक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से खड़े हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, जो दूसरा लाया वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। इट इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, तो अब अभी अगर हम लोकल गवर्नमेंट की बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की, थोड़ा सा, क्योंकि आई बी टॉकिंग ऑन इट। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी फेडरल गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट को क्या होगी, नेशनल असेंबली क्या होगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, वजीर आजम की पावर्स क्या होंगी। फिर इस तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी डिफाइन किया गया है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट को डिफाइन नहीं किया गया। अगर आप आर्टिकल 240 में जाएं, आर्टिकल 240 में देर आर थ्री टाइप ऑफ सर्विसेज: ऑल पाकिस्तान सर्विसेज फॉर सीसीआई, फेडरल सर्विसेज फॉर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल सर्विसेज फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं है। लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं है, इट मीन्स के लोकल गवर्नमेंट को फिर डिपेंडेंट होना पड़ेगा प्रोविंशियल या फेडरल सर्विसेज के ऊपर। और फिर क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है, अगर आप आर्टिकल 140 ए देखें, उसमें ये इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीरोगेटिव ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली टू लेजिस्लेट अ लॉ, जो कि लोकल गवर्नमेंट्स को बनाएगा। अब लोकल गवर्नमेंट्स डिपेंड करता है कि कोई भी प्रोविंशियल असेंबली एक लॉ बनाएगी, उसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट खड़ी होगी, फिर वो नई गवर्नमेंट ज़ाहिर आती है, वो फिर लॉ को चेंज करती है, लोकल गवर्नमेंट का सारा निजाम खत्म हो जाता है। इस लिहाज से ये जरूरी है कि लोकल गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखते हैं कि इलेक्शन हमारे कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के एक दिन होते हैं, लेकिन सुबह ये लोकल गवर्नमेंट्स के नहीं होते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इलेक्शन पाकिस्तान में एक दिन ही होने चाहिए, ताकि लोकल गवर्नमेंट भी उसमें फंक्शनल हो। लोकल गवर्नमेंट्स के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। फिर अगर आप आर्टिकल 140 से 161 तक देखें, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको जाहिर हुआ, ये लॉज आपने जरूर पढ़ने हैं। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ फेडरेशन वर्क्स। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, ये बहुत अच्छी किताब है और बड़ी आसान लिखी गई है। वो कि इट हैज द अमेलगमेशन ऑफ इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, इस्लामिक प्रोविजंस भी हैं, हमारी लोकल नीड्स भी हैं। ये चैप्टर्स भी इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो एक सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके बारे में लिखा गया है।
में स्पेसिफिकली बताया गया है कि फेडरल एग्जेक्टिव अथॉरिटी क्या है, फेडरल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी क्या है और फेडरल फाइनेंशियल अथॉरिटी क्या है। जब आप पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आपको जब आप एग्जेक्टिव अथॉरिटी की बात करेंगे, अगर आप आर्टिकल 97 पढ़े रेड विद आर्टिकल 137, तो बाकायदा डोमेन है कि ये फेडरल एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, यहाँ पे फेडरल एग्जेक्टिव पावर आएगी, और ये प्रोविंशियल एग्जेक्टिव अथॉरिटी है जहाँ पे प्रोविंशियल पावर आएगी अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से ही फाइनेंशियल अथॉरिटी का बता दिया गया है, और इस तरह से ही लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का बता दिया गया है। If you want to understand federalism, you must know what is the difference between executive, financial, and legislative authority between federal and provincial governments, and how the Constitution provides a mechanism for both provincial and federal government to work on it. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे अक्सर इश्यूज आ जाते हैं, वापडा के इश्यूज आ जाते हैं, रेलवेज के इश्यूज आ जाते हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज आ जाते हैं, jurisdictional issues आ जाते हैं। तो these articles provide a platform for both federal and provincial governments to settle their issues. इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, 19 हम 153 154 में आ जाते हैं, सीसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा पाकिस्तान के फेडरलिज्म के ऊपर हम बात करते रहे क्योंकि वी आर गोइंग थ्रू फेडरलिज्म। दुनिया में जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट्स हैं उसमें पावर्स फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के दरमियान होती है, लेकिन पाकिस्तान में खास सेंसिटिविटी है पाकिस्तान के फेडरलिज्म को लेके। जो पाकिस्तान में सेंट्रलिस्ट पावर्स हैं वो ये समझती हैं कि पाकिस्तान को अगर आप डिवॉल्व करेंगे पावर्स को, तो शायद पाकिस्तान की फेडरेशन कमजोर हो जाएगी। तक एविडेंस इसके बरक्स है। पाकिस्तान टूट चुका है, पाकिस्तान की फेडरेशन एक नाकाम और कमजोर तरीन फेडरेशन है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हाईली सेंट्रलाइज्ड जो है हमारे लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। इंपॉर्टेंटली अगर आपने दुनिया के जितने भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें या आप स्विट्जरलैंड का पढ़ें या इंडिया का पढ़ें, उसमें इंडिया इंडिया को छोड़ देते हैं, बाकी पढ़ें, उसमें देर आर टू टाइप ऑफ पास, द पास विद फेडरल गवर्नमेंट एंड द पास विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन पाकिस्तान में एक मुश्तरका पास का कॉन्सेप्ट भी है, सीसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि जो कॉमन पास आएंगे या कॉमन इंटरेस्ट आएगा बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसके 18 सब्जेक्ट्स हैं। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट पार्ट 2, आप लाजमी जाके स्केड्यूल 4 देखिएगा, उसमें कौन सी 18 पार्ट है, जिसमें रेलवे है, इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैंडर्ड्स हैं, लीगल या जो हमारे प्रोफेशंस हैं दूसरे हैं। तो यहाँ पे काम करेगा फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर आप ओरिएंटेशन की और कंपाइलेशन ऑफ सीसीआई की बात करेंगे, दैट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसमें फिर फेडरल नुमाइंदे हैं। इसकी पावर्स भी अल्टीमेटली पार्लिमान को दे दी गई है, पार्लियामेंट को दे दी। पाकिस्तान में पावर्स के लिहाज से फेडरल गवर्नमेंट मजबूत तरीन गवर्नमेंट, जिसकी एक्सक्लूसिव 59 पावर्स हैं, फिर 18 उसके पास सीसीआई की पावर्स हैं, तो 77 पावर्स। द पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट हैज 77 एक्सक्लूसिव पावर्स, ये दुनिया की किसी भी फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है, और बाकी पावर्स सूबों के पास है। अगर सूबों के पास पावर्स है, पांच छह देर आर प्रिंसिपल पावर्स, अगर आप सूबों से लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू, हेल्थ और एजुकेशन, ये चार पावर्स ले लें तो फिर सूबों के पास कुछ करने को नहीं रहेगा। लेकिन वो चार पावर्स भी जो हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि ये समझा जाता है कि शायद रेवोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान की एक सेंट्रल गवर्नमेंट को रादर देन जो 77 पावर्स है फेडरल गवर्नमेंट वो उन पे काम करे। उनकी सारी रिलायंस ये होती है कि ये जो तीन चार सोशल और पुलिसिंग है के ऊपर भी ग्रिप रखी जाए। सपोज करें कि अगर 79 जो 77 पावर्स हैं उसके ऊपर अच्छी लेजिस्लेशन करे फेडरल गवर्नमेंट, अच्छे इदारे बनाए और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करें, तो पाकिस्तान में गवर्नेंस बहुत बेहतर हो सकती है। तो ये जो डोमेन्स हैं फिस्कल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन, ये फेडरेशन ने इसके ऊपर अमलदारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान के नाकाम होने की बुनियादी वजह ही ये है कि फेडरल गवर्नमेंट अपने डोमेन में नहीं काम करती, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने डोमेन में नहीं काम करती थी। फेडरल गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश ये होती है कि वो प्रोविंशियल डोमेन में जाए, उसको लुक आफ्टर करे, उसको कंट्रोल करे, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि वो जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी पावर्स अपने हाथ में ले और लोकल गवर्नमेंट्स को फंक्शनल ना होने दे। तो ये जो
अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का पढ़ेंगे तो जो पाकिस्तान की फेडरेशन के जो इश्यूज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ से खुद यू विल बी एबल कि कौन सी रिकमेंडेशन होनी चाहिए कि कैसे फेडरल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन इज समथिंग एल्स, बट रिस्पेक्टिंग द प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स टू मेन इज essentially more important. अच्छा, इसके बाद हम थोड़ी सी जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जुडिशरी के बारे में थोड़ा सा आपने थोड़ी सी फाइनेंसिस की देख लें। अगर आप चैप्टर 1 फाइनेंस का देखें, आर्टिकल 160 से 165 तक, तो यू विल बी नोइंग अबाउट नेशनल फाइनेंस कमीशन, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। अभी आप अक्सर एक बहस सुनते होंगे कि जो पाकिस्तान में सेंट्रलाइज्ड हुकूमतें हैं वो कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट जो है इसको खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, अब उनका जो प्राइमरी कंसर्न है, वी हैव बीन टॉकिंग विद देम, कुछ सेमिनार्स में मैंने लेक्चर भी इसके ऊपर दिए, कि उनका जो बुनियादी कंसर्न ये है कि जब हम फिनेंसेस इकट्ठे होते हैं तो उसका बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो सूबों के पास चला जाता है, और जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास जो पैसे बचते हैं वो सारे डिफेंस में चले जाते हैं और पैसा नहीं रहता। तो रादर देन हैविंग प्रोग्रेसिव अप्रोच कि आप अपनी इकोनॉमी का साइज बढ़ाएं और बहुत ज्यादा फाइनेंसेस कलेक्ट हों, अब जो जितनी भी आपकी एक लिमिटेड सी इकोनॉमी है उसमें भी सूबों को स्क्वीज करने की एक सोच है। जाहिर है सूबों के पास जो पैसा आता है उसमें वो डेवलपमेंट का काम करते हैं, और सूबों का काम ही है डेवलपमेंट का काम करना, बल्कि लोकल गवर्नमेंट्स का काम है। तो 18th अमेंडमेंट को भी समझने के लिए, या जो प्राइमरी 18th अमेंडमेंट में डेवोल्यूशन एक पोर्शन था, उसने तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस भी थे, दूसरे भी थे। ये 160 और 165 भी बहुत जरूरी है। यू मस्ट बी नोइंग के नेशनल फाइनेंस कमीशन क्या है। इससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे खड़ी हो सकती है, पाकिस्तान में फाइनेंसिस कैसे जनरेट हो सकते हैं, पाकिस्तान में फाइनेंसिस कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, फिर पाकिस्तान में फाइनेंसिस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर कौन से इदारे इसके साथ हैं, एफपीआर की रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए, जो प्रोविंशियल इदारे हैं, प्रोविंशियल जो, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जैसे एफपीआर है, इस तरह प्रोविंसेस के पास जो उनकी टैक्स कलेक्शन है, जाहिर सर्विसेज में वो कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, बाकी में कहते हैं उनके पास कोई इदारे नहीं अभी तक स्टैब्लिश हुए। तो जो प्रोविंशियल एक कैपेसिटी है, मतलब एक एक पंजाब की कैपेसिटी है कि वो 1000 अरब तक जो है प्रोविंशियल टैक्सेशन इकट्ठी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट बीइंग डन। पाकिस्तान के नाकाम होने की बुनियादी वजह यह है कि हमने इदारे ही नहीं बनाए, और जो इदारे बनाए हुए हैं उसको हम हर वक्त नाकाम करने के चक्कर में रहते हैं। अगर आपने किसी भी रियासत या किसी भी मुआशरे को खड़ा करना है तो आपको इदारे बनाने होंगे। ये बहुत आपने बुक्स भी पढ़ी होंगी, वाई नेशंस फॉल, इसके ऊपर भी लिखी गई हैं, वाई ऑर्गेनाइजेशंस फेल, या रियासती इदारे या रियासतें या मुआशरे क्यों कहते हैं। पाकिस्तान का बुनियादी इशू ये है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक इंस्टीट्यूशंस, देन इफ वी हैव मेड इंस्टीट्यूशंस, दोज आर नॉट फंक्शनल। अच्छा, इसके आगे अगर हम फिर थोड़ा सा इसको आगे लेके चलें तो जुडिशरी के ऊपर थोड़ी सी हम बात करते हैं। जुडिशरी जुडिशरी इज अ फोर्थ थीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू मी। जुडिशरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जुडिशियल ऑफिसर भी रहा हूँ। तो आई एम सॉरी टू से कि पाकिस्तान में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें अगर कैपेसिटी के इश्यूज हैं तो सबसे ज्यादा कैपेसिटी के इश्यूज हमारी जुडिशरी के हैं। अब जुडिशरी के इश्यूज कैसे हो सकते हैं? जब भी आपने कोई बात करनी है, आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे खड़ी होगी, इदारा खड़ा कैसे होगा। अगर हम, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशरी, तो हमें एक फेडरेशन में जुडिशरी की साख्त का पता होना चाहिए। अब उसकी भी वही साख्त है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, फिर जाहिर है आपकी फेडरल कोर्ट है। उसको आप उस तरीके से जुडिशियल फेडरलिज्म नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपने एम्बिट में काम करते हैं, बट स्टिल देयर आर 3 tiers ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान। सबसे पहले आपने देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हुई है क्या वो लॉ के मुताबिक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने लॉ के मुताबिक खड़ा होना है। फिर आपने दूसरा ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इंतजामी साख्तें कैसी हैं, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिवली फंक्शन है। फिर आपने उसको दूसरा देखना है कि क्या उसके जो ऑपरेशंस हैं, क्या ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए उधर जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी कैपेसिटी है। अब जैसे जुडिशरी है, जुडिशरी के का जो एचआर है, जो जजेस हैं, चाहे वो लोअर जुडिशरी में है, चाहे वो प्रोविंशियल जुडिशरी में है, या वो फेडरल जुडिशरी में है, सुपीरियर जुडिशरी में है, डू दे हैव द कैपेसिटी टू डू ऑपरेशंस। फिर आपने ये देखना है क्या एज एन ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट फंक्शनल है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हाई कोर्ट फंक्शनल है, या जो हमारी सेशंस कोर्ट है ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे फंक्शनल है।
फिर कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है, उनको उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैसे होनी चाहिए, उनकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रिफॉर्म्स कैसे होनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी की रिफॉर्म्स कैसे होनी चाहिए। व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी, अनफॉर्चुनेटली, चले थोड़ा सा इसको हम आसान करते हैं। जब जब मैं था तो 90% हम ऐसे नलायक जुडिशियल ऑफिसर थे, हमें जजमेंट लिखनी नहीं आती थी। मतलब इफ यू आर अ जज एंड यू आर अनेबल टू राइट अ जजमेंट, तो फिर बड़ा बड़ा इश्यूज है। तो वो अजीब तरीके से हम जजमेंट्स लिखते थे। टू बी वेरी फ्रैंक, इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ देम मोस्ट ऑफ यू विल बी डेप्टी कमिश्नर समडे। जो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, जो आपकी कोर्ट होगी, वो वो रीडर्स रीडर्स हमारा निजाम चला रहे हैं। रीडर्स ही जजमेंट्स लिखते हैं, रीडर्स ही फैसले करते हैं, और ऑफिसर्स ऊपर बैठते रहते हैं। मोस्टली दे डोंट बॉदर के कुछ लर्न कर लें। तो देर आर सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी क्राइसिस हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के। कमिंग बैक टू जुडिशरी जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को देखें, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ये आपने पढ़ना है 184। अगर आप पढ़ेंगे 176 से लेके 184 तक, फिर 188 तक जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है वो सिर्फ एक है। और वो आपके लिए हैरान होगी कि वो उसकी एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। अगर 184(1) में जाएंगे, वो उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आएगी, वो भी अगर प्रोविंसेस वहां पे आए। बाकी जो है वो डिपेंडेंट है, उनकी उनकी जो जुरिस्डिक्शंस हैं। बेसिकली एक एपलेट फोरम है, अपील्स जाती हैं उनके पास, और होना भी इस तरीके से ही चाहिए। 184 की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है प्राइमरीली। अगर आप फिर हाई कोर्ट्स में आते हैं जी, हाई कोर्ट्स में 199 की वजह से फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने की बहुत ही प्राइमरी जुरिस्डिक्शन है। बल्कि आप ये देखें कि अगर 199 खत्म कर दिया जाए आर्टिकल, तो पाकिस्तान में 90% जो लॉयर्स हैं, वो शायद अपना फैशन जो है वो स्विच कर देंगे। पाकिस्तान की जो मैसिव लिटिगेशन है, वो आर्टिकल 199 के तहत होती है। 199 जरूरी है क्योंकि देयर शुड बी एग्जेक्टिव रिव्यू। जुडिशरी के पास ये होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जेक्टिव है प्राइमरीली वो अथॉरिटेरियन माइंडसेट रखती है, तो उसके अगेंस्ट अपील जो है वो हमेशा होनी चाहिए। इसके बाद फिर आपकी जो, अब नाम देखें, एक सुपीरियर जुडिशरी है, एक लोअर जुडिशरी है। ये नाम भी बुनियादी तौर पे नहीं होने चाहिए। जुडिशरी ना सुपीरियर होती है ना इंफीरियर होती है। और फिर आप ये देखें, जो हमारी, जिन्हें ये इंफीरियर जुडिशरी कहते हैं या लोअर जुडिशरी कहते हैं, अब लोअर जुडिशरी अच्छा नाम नहीं है। लोअर जुडिशरी ही तो ट्रायल कोर्ट है, सारे काम तो उधर ही होते हैं। दो जजेस आर मेकिंग रियली गुड वर्क। अब जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर, आपके ऊपर, इफ इफ आई आस्क यू टू राइट राइट एन एसे ऑन जुडिशियल रिफॉर्म्स, तो आपको जुडिशरी के रिफॉर्म्स के ऊपर लिखना आना चाहिए कि जुडिशरी क्या है, जुडिशरी की जरूरत क्या होती है, गवर्नेंस में इसका रोल क्या है, ये गवर्नमेंट का मेन पिलर क्या है, वादानी हुकूमत में जुडिशरी की क्या अहमियत होगी, फेडरल गवर्नमेंट में जुडिशरी की क्या अहमियत होगी, फिर सोसाइटी के लिए जुडिशरी की क्या अहमियत होगी। रियासत के तीन फर्ज हैं: जान माल की हिफाजत और इंसाफ। इसलिए इट्स अ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ऑफ अ स्टेट। फिर इसके अलावा जब आप रिफॉर्म्स की बात करेंगे, फिर आप इवेलुएट करेंगे कि पाकिस्तान का जो जुडिशियल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, लोअर कोर्ट्स कैसे काम करती हैं, फिर प्रोविंशियल कोर्ट्स कैसे काम करती हैं, फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिर इंडक्शन कैसे होती है, एचआर कैसे होता है। ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफिशिएंट कैसे होगी, और फिर जो उसका एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो कैसे बेहतर होगा, उसकी कैपेसिटी कैसे बेहतर होगी। इस तरीके से आप एक जुडिशरी के ऊपर एक बहुत अच्छा प्रीव्यू लिख सकते हैं, उसके एचआर को लेके, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेके, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी को लेके, उसकी स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट को लेके। ये चीजें, व्हेन व्हेन यू विल बी राइटिंग ऑन दीज थिंग, द मोर यू राइट, द बेटर इट विल डेफिनेटली गेट। इसमें आपने इंटरेस्टिंगली ना ये पढ़ना है कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की है इंडक्शन, उसका तरीका कार क्या है। वो आप देखेंगे कि उसमें कौन से जजेस हैं, फेडरल गवर्नमेंट के कौन से नुमाइंदे होते हैं, बार का कौन सा नुमाइंदा होता है, और वो कैसे जजेस मुंतखब होते हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, और इन द सेम वे प्रोविंशियल जो हाई कोर्ट्स हैं उनके भी। एंड सरप्राइजिंगली फॉर यू, पाकिस्तान में इंडक्शन का सबसे competitive निज़ाम जो लोअर जुडिशरी है उसका है, एज कम्पेयर टू प्रोविंशियल एंड फेडरल।
कोर्ट्स। आगे फिर हम फंक्शंस ऑपरेशंस की हमने बात कर ली। अब हम एक एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि एक एक लेजिस्लेचर दैट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल और डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर इज ऑलवेज सुप्रीम। उससे डिराइव हो रही है एग्जेक्टिव, जाहिर है उसने लेजिस्लेशन को इम्प्लीमेंट करना है, तो यू कैन से कि लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव आर द सेम वन थिंग। अब जो बैलेंस ऑफ पावर है कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस रखने हैं वो फेडरल गवर्नमेंट का या किसी भी फेडरेशन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपने देखना है कि पाकिस्तान में क्या मुकन्ना अ, अपनी जो इनहेरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है उसके लिहाज से मजबूत है। एग्जेक्टिव की क्या उसमें है, क्योंकि एग्जेक्टिव ज़ाहिर अकाउंटेबल लेजिस्लेचर को है। फिर क्या जुडिशल ओवरसाइट है या जुडिशल जो है ओवर रीच है? मेरे ख्याल से जुडिशल ओवर रीच है। पाकिस्तान में एग्जेक्टिव जो भी काम करेगी पाकिस्तान की जुडिशरी में उसको चैलेंज किया जा सकता है। मसलन आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं, सब डिवीजन कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, आप आईआरएस में हैं, आप जिस मर्जी डिपार्टमेंट में हैं, बीइंग अ पब्लिक फंक्शनरी, तो कोर्ट कैन आस्क यू अंडर व्हाट लॉ यू आर डूइंग दिस, अंडर व्हाट लॉ यू आर नॉट डूइंग दिस। जो देर अब जो 5 रेट्स हैं उसके तहत आपको चैलेंज किया जा सकता है। तो पाकिस्तान में जो जुडिशल ओवरसाइट की हद तक तो चीजें ठीक हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंगली मुझे 2-3 बातों की अभी तक समझ नहीं आती कि कानून साजी पार्लियामेंट करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लेजिस्लेशन भी पार्लियामेंट करती है। जब एक चीज पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है तो फिर एक दूसरा इदारा उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकता है? पता नहीं क्या विजडम होगा, पता नहीं क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, पता नहीं क्या होगा उस वक्त। देयर आर ऑलवेज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेजिस्लेशन। तो पाकिस्तान में चेक्स एंड बैलेंसेस को इंश्योर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये उसी सूरत में हो सकता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मजबूत हो और जो मुकर्रना है वो अपना रोल प्ले करे। आप ये देखें कि मुकर्रना का काम क्या है, लॉ मेकिंग। हम लॉ मेकर्स इलेक्ट करते हैं, हम तो पता नहीं क्या इलेक्ट करते हैं। बहरहाल जो हमें इलेक्ट करना चाहिए या जो इलेक्ट होके जाते हैं वो लॉ मेकर्स है, जिनका काम है लॉ मेकिंग। जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है वो जो लॉ मेकिंग है उसको इम्प्लीमेंट करती है, और जो अदलिया है वो उसको इंटरप्रेट करती है। अब आप कैपेसिटीज देखें, जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें, आप केपीके के लॉ मेकर्स देख लें, आप पंजाब के देख लें, सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, शायद ही कुछ ही लॉ मेकर्स ऐसे होंगे दोज हैव द कैपेसिटी टू लेजिस्लेट, जो लेजिस्लेशन में या लॉ मेकिंग कर सकते हो। अब उनसे ज्यादा कैपेसिटी ब्यूरोक्रेसी की है, उनकी ट्रेनिंग है, जो भी है, आई हैव सर्टेन रिजर्वेशंस अबाउट दैट, लेकिन स्टिल दे हैव द कैपेसिटी टू इम्प्लीमेंट। और दिल्ली में भी जाहिर है जब तक हमारे लॉ मेकर्स की, एमपी एमएनएस की कैपेसिटी हमारी ब्यूरोक्रेसी से, हमारी अदलिया से ज्यादा नहीं होगी, अच्छी लेजिस्लेशन नहीं हो सकेगी और हमारे गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज रहेंगे। हमारी जुडिशरी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमारे उनके स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म करने की जरूरत है, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल जो है फ्लुएंसी को रिफॉर्म करने की जरूरत है, उनकी ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट करने की जरूरत है, फिर उनके एचआर को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उनका जो रोल है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारी सोशो पॉलिटिकल नीड्स हैं, जो हमारी कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको भी देखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो हमेशा इवॉल्व होता है। दुनिया में सबसे बेहतर जो बेहतरी है वो इवोल्यूशन, इर्तिका के जरिए ही होती है। तो देर इज अ नीड टू फिक्स legislature, judiciary, and executive in Pakistan. There are so many contradictions. There are constitutional contradictions. There are legislative contradictions. और फिर दो ऑब्जेक्टिव्स और ऑपरेशंस हैं, उनकी भी चीजें हैं। अब हम जुडिशरी से आगे बढ़ते हैं एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान में। जब भी कोई आप ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहेंगे, इवन सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहेंगे, तो एचआर डेवलप करना चाहेंगे या कोई भी पब्लिक लाइफ की चीज करना चाहेंगे, तो द फर्स्ट क्वेश्चन के व्हाट इज द लीगल कवर that can be constitutional, that can be legislative, that that can have legislatively delegated, लेकिन there must be a legal law provision under what law?
तो जैसे ही रियासत अपना इदारे खड़े करती है, सबसे बड़ा इदारा रियासत होता है। पाकिस्तानी मुआशरे का सबसे बड़ा जो इदारा है वो पाकिस्तान होता है, जो एक रियासत है। फिर उसके नीचे दूसरी तंजीम में दूसरे इदारे खड़े होते हैं। तो जो प्राइमरी इदारे होते हैं किसी भी रियासत के, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जरूर दी जाती है। जैसे अब मैं आपसे सामने दो तीन इदारे की बात करूं, डिप्टी कमिश्नर है, चीफ सेक्रेटरी है, आईजी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन इसको नहीं चाहिए, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं और इनको चेंज किया जा सकता है। दीज आर नॉट प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑफिस होते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाती है और उनको कॉन्स्टिट्यूशन पैदा करता है। चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को बेशक लेजिस्लेशन पैदा करेगी या लेजिस्लेटिव उसे कवर चाहिए, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेट इंस्टीट्यूशन तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके अलावा स्पीकर है, फिर चीफ मिनिस्टर है, दूसरे इस तरह ऑफिस हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन आपने पढ़ा होगा 222 से लेके आगे, ये चार पांच आर्टिकल्स भी आप लाजमी पढ़िएगा। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। फिर इसका अगर आप इलेक्शन एक्ट 2017 देखें, फिर इलेक्शन रूल्स 2017 देखें, तो द मोर यू रीड, वन थिंग यू विल फाइंड कि इसका काम बुनियादी तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। और क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इसके अलावा सारे काम होते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता। लेकिन जो प्राइमरी रियासत के ऑफिस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के साथ होते हैं। ऑडिटर जनरल का ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है, गवर्नर, ये सारे आपको पता होने चाहिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कौन से हैं। फिर लेजिस्लेटिवली कौन से ऑफिस बनवाए जा सकते हैं, फिर दूसरे चीजें तरीके से चीजें काम कैसे होती हैं। आई थिंक दी थ्री टू फोर। फिर इस्लामिक प्रोविजंस हैं जी। फिर इसके अलावा इमरजेंसी की प्रोविजंस भी हैं, फिर जनरल चीजें भी हैं। सो वी टॉक्ड अबाउट दी वी टॉक्ड अबाउट एन ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आई वुड सजेस्ट यू कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना जरूर है, फिर समझना भी इसको जरूर है। इफ यू अंडरस्टैंड एंड लर्न कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि एक आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप मैं अपने एक दो एडिटर्स को भी कह दूंगा, वो भी थोड़े देख लेंगे। अगर आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करके भेजें, ये नहीं, मैं अगर आपको एक कहूं कि अगर आप पाकिस्तान को प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ले आए, पाकिस्तान का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करके भेजें, थोड़ा सा भेज दें आप। आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान विल बी ए यूनिटरी स्टेट। पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होगा, जिसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। फंडामेंटल राइट्स होंगे, फंडामेंटल राइट्स हर सूरत में होने चाहिए। और कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस भी बनने चाहिए। तो आई एम बी सीइंग दैट के कैन यू रेगुलेट द पब्लिक लाइफ, डू यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग टू रेगुलेट द पब्लिक लाइफ। क्योंकि जाहिर है हमारी जो पब्लिक लाइफ है उसको रेगुलेट करना है, उसी को हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। और पाकिस्तान का इस वक्त जो है वो फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। आप अगर republicpolicy.com की वेबसाइट पे जाएंगे, उसके सबसे नीचे वो एडिटर और को एडिटर की ईमेल है। तो यू कैन सेंड सेंड मी, आई आई पर्सनली सी। वो दो तीन एडिटर्स हैं, वो भी देखेंगे। तो मैं देखता हूँ कि कैन यू मेक ए कॉन्स्टिट्यूशन, कैन यू राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं तो इट मीन्स के द फाउंडेशन ऑफ योर पॉलिटिकल नॉलेज विल बी एक्सपेंडेड मैनी टाइम्स। आई होप। ये हमारे कुछ दोस्तों की कोशिश थी आज, वो हमारे साथ एक सुप्रीम कोर्ट के मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, उन्होंने आना था, तो सडनली उनकी मिसेस जो थी वो बीमार थी, ही हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, वो आ नहीं सका। लेकिन वो विल बी डूइंग आवर लेक्चर्स, और मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के बेहतरीन से बेहतरीन ब्रेन्स का आपके साथ डिस्कशन कराए किया जाए। हमारी कोशिश ये है कि जो वट लिटिल नॉलेज वी हैव, आवर थिंक टैंक हैज, वो आपको हम पहुंचाया जा सके। अब भाई हैं छोटे मेरे, बहनें हैं छोटी, तो ज़ाहिर है हमारी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, तो उस पे विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट। आई होप यू विल रिमेन क्लोज टू अस। और कोई दूसरे जो है जो कुछ हमसे जानना चाहें, या कुछ जो हमारे एक लिमिटेड सी चीज है उसमें इंटरेक्शन हमारे साथ करना चाहें, तो वी आर प्रेजेंट है। मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लूंगा। तो मंडे को इंशाल्लाह रेगुलर मिलेंगे। वी विल बी टॉकिंग, गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज हैं, हम स्पेसिफिकली टॉक करेंगे। आज तो फिर मैंने जनरली टॉक की, गवर्नेंस की बात करेंगे,
लेजिस्लेचर की, एग्जेक्टिव की, जुडिशरी की। बेसिकली वी विल टॉक अबाउट रिफॉर्म्स, जितने भी हमारे इश्यूज हैं सोसाइटी के, ह्यूमन राइट्स के, इकोनॉमी के बारे में भी हम बहुत बात करेंगे। स्किल्स के ऊपर हमने बहुत काम किया है, स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा हम बात करेंगे। बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे विच आर क्वाइट रेलेवेंट। इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, डिप्लोमेसी के बारे में बात करेंगे। फिर पाकिस्तान का जो एक इंटरनेशनल इमेज है, वो कैसे, वो उसी वक्त ही बेहतर होगा अगर हमारी नेशनल पावर होगी। वी हैव लोकल एंड इंडिजिनस इश्यूज, अंटिल वी रिजॉल्व देम वी मे नॉट बी एबल टू हैव इंटरनेशनल बैटरी में। वो हम बातें करेंगे इंशाल्लाह ताला। आई होप के कुछ चीजें वी माइट बी एबल टू ट्रांसफर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।